नाज़रीन आदाब, उर्दू दुनिया के एक और ख़ास एपिसोड के साथ आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ मैं हिना। और आदाब नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अहमद जिलानी। तो चलिए नाज़रीन, अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। तो चलिए नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की शुरुआत में हम बात करेंगे एक अदबी शख्सियत की। जी हाँ, सलीम आरिफ एक ऐसी अदबी शख्सियत का नाम है जो कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मुंबई में जदीद उर्दू थिएटर की आबियादी करते आ रहे हैं। सलीम आरिफ ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अपनी बेशबहा खिदमत अंजाम दी है। जी हाँ, सलीम आरिफ 15 से ज्यादा मशहूर उर्दू प्ले को अपनी हिदायतकारी से सजा चुके हैं। गुलजार की फिल्म माचिस, हुतूतू और मशहूर टीवी सीरियल भारत एक खोज, चंद्रकांता में माविन की हैसियत से काम कर चुके हैं। जी हाँ, सलीम आरिफ की अगर हम बात करें उनके प्ले की, तो आपकी सोनिया आप ले लीजिए या खराशें आप देख लीजिए, और उनके जो किरदार हैं आम, वो आम आदमी को छूते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, सलीम आरिफ बॉलीवुड में उर्दू जबान को सही ढंग से पेश करने की कोशिशों में कोशा हैं। सलीम आरिफ मौजूदा दौर को उर्दू जबान का सुनहरी दौर भी तस्लीम करते हैं। फिल्म में होता ये है कि अगर आपको मान लिया जाए, जैसे होता ये है कि अब जब कोई भी एक ऐतिहासिक या पीरियड फिल्म बना रहा है तो मेरे काम को ज़रूर देखता है। वो भारत एक खोज के टेप्स मंगा के देखता है कि देखें भाई भारत एक खोज में इन लोगों ने क्या किया था, या कोई 1857 पर जुड़ा हुआ गालिब के दौर का काम करता है तो मिर्ज़ा गालिब सीरियल देखता है कि देखें उसमें कपड़े क्या पहनाए थे, घर कैसा था, प्रॉपर्टीज़ कैसी थी। या जब कोई फैंटेसी करता है, वेताल 25 टाइप का प्रोग्राम करता है, तो वो चंद्रकांता के टेप मंगा के देखता है कि देखिए चंद्रकांता में यक्कू का ड्रेस जो डिज़ाइन किया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और वो सब इत्तेफाक से मेरे डिज़ाइन किए हुए। या चाणक्य, मुझे याद है जब ये आए थे बड़े मशहूर हॉलीवुड के फिल्म मेकर जो अलेक्जेंडर पे फिल्म बना रहे थे, जिन्होंने JFK फिल्म भी बनाई, ऑलिवर स्टोन। तो ऑलिवर स्टोन ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो मुझे याद है यहाँ के जो MD थे फिल्म सिटी के, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, उन्होंने हमको ख़ास तौर से बुलाया था और ऑलिवर स्टोन से मुलाकात कराई थी कि यही वो शख्स है जिन्होंने चाणक्य का पूरा डिज़ाइन किया था, कॉस्ट्यूम्स, और चाणक्य की सारी सेकेंड यूनिट डायरेक्टर थे ये। तो ऑलिवर स्टोन बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत से मिले, मेरे लिए वो बहुत नायाब तजुर्बा था। सलीम आरिफ की पैदाइश उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर में हुई, लेकिन उनकी वाबस्तगी लखनऊ से रही। सलीम आरिफ ने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली का रुख किया। इब्तदाई दौर में सलीम आरिफ का रुझान पेंटिंग्स की जानिब मायल रहा, लेकिन बहुत जल्द उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनकी दुनिया रंगो रोगन में नहीं बल्कि स्टेज पर है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से थिएटर की तालीम मुकम्मल करने के बाद सलीम आरिफ ने मुंबई का रुख किया। सलीम आरिफ को हबीब तनवीर और रतन खेमजी जैसे ड्रामा निगारों की सोहबत में रहने और सीखने का मौका मिला। पहले अडेप्टेशंस किए, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे थे, जिसमें मोलियर का एक प्ले अनुपम खेर साहब डायरेक्ट कर रहे थे,
आधा बर्ज है के नाम से मैंने उसको अडेप्ट किया था। अनुपम खेर साहब ने डायरेक्ट किया था उसे और मैं उसमें रोल कर रहा था। उसके बाद मैंने मीडिया कुछ प्ले ट्रांसलेट किए, कुछ स्क्रिप्ट्स ट्रांसलेट किए उर्दू में। तो मेरा पहला बड़ा काम आप कहें थिएटर में हो सकता है। फिर मैंने सेट्स डिज़ाइन किए, फिर सेट डिज़ाइन के बाद मैंने लाइटिंग डिज़ाइन की, फिर हबीब साहब के साथ उनके ट्रुप में डेढ़ साल रहा, पनिक्कर साहब के साथ 6 महीने रहा, कारण जी के साथ 3 महीने, रतन थियम जी के साथ 4-5 महीने रहा। तो इस तरह इन मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ काम करके जो मैंने सीखा वो मेरे बड़ा काम आता है, क्योंकि मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, और वो चीज़ें अलग अलग मौके पे काम आती हैं। सलीम आरिफ गुज़िश्ता कई साल से उर्दू थिएटर में नए और कामयाब तजर्बात कर रहे हैं। यही वजह है कि उनका शुमार मुंबई के उन फनकारों में होता है जिन्होंने उर्दू थिएटर को नई रफ्तार बख्शी है। उनके ड्रामों और प्लेज में हाशिए पर पड़े इंसान के मसाइल नजर आते हैं। सलीम आरिफ ने उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी ड्रामों के स्टेज को रौनक बख्शी। उनके ड्रामों में 15 से ज्यादा ऐसे उर्दू ड्रामे भी शामिल हैं जो जदीद उर्दू ड्रामों में संगे मील की हैसियत के हामिल हैं। मराठी के रीजन में जहाँ गुजराती भी है, वहाँ उर्दू कैसे आ गई? और ये बहुत से लोग इस पर मुझसे लखनऊ वगैरह में सवाल करते हैं कि यार वहाँ उर्दू, और मैं उनसे कहता हूँ भाई उर्दू तो वहाँ 200 साल से है। और उसकी एक वजह किसी ने कही थी कि जब ये मिल्स बननी शुरू हुई तो जो ईस्टर्न यूपी से जो बुनकर लोग आए वो अपने साथ ज़बान लेकर आए। लेकिन मुझे लगता है गुजरात का भी चूँकि उर्दू से एक ताल्लुक़ रहा है, तो गुजरात से भी बहुत से माइग्रेंट्स आए होंगे जो उर्दू के। तो जब ये कमर्शियल एंटरप्राइज थी, जिसे कहना चाहिए एक कमर्शियल एक्टिविटी थी, पारसी ड्रामों, जब पारसी बिजनेसमैन ने नाटक कंपनी खोलने की सोची तो उन्होंने उर्दू ज़बान क्यों चुनी? ज़ाहिर उनको समझ में आया कि हिंदुस्तान में एक ही ज़बान ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, और चूंकि कमर्शियल उसमें पैसा इन्वॉल्व था इसलिए कोई रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं थी उन्हें। तो बम्बई जैसे शहर में उस वक्त उन्होंने उर्दू के ड्रामे किए। सलीम आरिफ के उर्दू प्लेज में आपकी सोनिया, गालिबनामा, ताजमहल का टेंडर काबिल जिक्र है। उर्दू की मशहूर अदीबा इस्मत चुगतई की कहानियों को स्टेज की जीनत बख्शी। इस्मत आपा के नाम प्ले में नसीरुद्दीन शाह ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मुंबई आने के बाद सलीम आरिफ को गुलजार का साथ मिला। इस साथ ने सलीम आरिफ को मजीद निखारा। गुलजार की टेलीविजन सीरीज मिर्जा गालिब, मशहूर हिदायतकार श्याम बेनेगल के टेलीविजन सीरियल भारत एक खोज, केतन मेहता की बायोपिक सरदार वल्लभ भाई पटेल में प्रोडक्शन डिजाइनर की हैसियत से काम किया। प्रोग्रामों और टेलीविजन सीरियल से होता हुआ यह सिलसिला फिल्मों तक बढ़ा। मैं जब बम्बई आया तो बम्बई में मेरी मुलाकात नीतीश रॉय साहब, एक आर्ट डायरेक्टर होते थे, उनसे हुई। और नीतीश दा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा अगर डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो तुम मेरे साथ काम करो। और उसी वक्त श्याम बेनेगल साहब बना रहे थे भारत एक खोज, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया था। तो उन्होंने कहा उसमें एक रिसर्च के लिए और कॉस्ट्यूम्स के लिए एक आदमी चाहिए, तुम करोगे क्या? तो मैंने सोचा उसके बारे में, फिर मुझे लगा कि जो मैं ट्रेनिंग एनएसडी में कर रहा था उसी का एक्सटेंशन मान लेता हूँ उसके बाद का। तो 1988-89 में मुझे श्याम बेनेगल साहब के उसमें ये मौका मिला, और वहाँ मैंने जब ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया 1.5-2 साल के लिए, तो उससे पहले ही गुलजार साहब ने मुझे दावत दे दी कि आप मिर्ज़ा गालिब डिज़ाइन कीजिए। मिर्ज़ा गालिब कर रहा था तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी आ गए कि मेरे लिए चाणक्य कर दीजिए। चाणक्य करते हुए पता चला चंद्रकांता कर दीजिए। तो ये बारी बारी, और सरदार पटेल फिल्म, तो ये 4-5 बड़े पीरियड के काम मैंने किए जो हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। उनसे मैं जुड़ा, मेरा नाम जुड़ा, और उसकी वजह से एक ख़ास तरह की पहचान बनी कि जिसको भी पीरियड का काम करना हो वो मुझे ढूंढता हुआ आता था उस वक्त कि भाई मैं बना रहा हूँ, ज़रा सी मदद कर दीजिए। जाफरी साहब ने शायरों पर एक सीरियल किया था कहकशां नाम से, जिसको जलाल आगा डायरेक्ट कर रहे थे। तो जलाल आगा मेरे पास आए, भाई मैं ये बना रहा हूँ, प्लीज़ कम एंड बी विद मी, मेरे साथ आ जाओ।
तो मैं उनके साथ उसमें शामिल रहा। इस तरह के प्रोग्राम्स बनते रहे, पीरियड के, डिटेलिंग, रिसर्च के। फिर मुझे टेलीविज़न में डायरेक्ट करने का ऑफ़र हुआ, तो मैंने साथ साथ नाम से एक सीरियल बनाया। बच्चों के लिए एक नटखट रानी नाम से एक टेलीविज़न सीरियल बनाया। उसके बाद दामन मेरा एक बड़ा पॉपुलर सीरियल हुआ था, वो डायरेक्ट किया था मैंने। फिर मुझे लगा कि टेलीविज़न में वो मज़ा नहीं आ रहा है, और गुलजार साहब ने मुझसे कहा ही था कि तुम जब चाहो मेरे साथ आ जाओ। तो माचिस फिल्म जब बन रही थी, उसमें मैं उनका एसोसिएट डायरेक्टर तक का उन्होंने मुझे ओहदा दिया, ये उनका बड़प्पन था। मैं उसमें नंबर 2 था, और उस फिल्म को बनाते हुए जो मुझे मज़ा आया, वो ज़िंदगी में दोबारा फिर उस तरह से फिल्म में काम करते नहीं हुआ है। माचिस वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। सलीम आरिफ को 1996 में गुलजार की माचिस में बड़ा ब्रेक मिला। फिर 1998 में हुतूतू और 1999 में गोविंद निलानी की फीचर फिल्म तक्षक में काम करने का मौका मिला। 2004 में अनिल शर्मा की अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया। सलीम आरिफ फिलहाल मुंबई के विस्लिंग वुड इंस्टीट्यूट में फिल्म, ड्रामा और स्क्रिप्ट के कोर्सेज की तालीम देते हैं। ये इंस्टीट्यूट मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई का है। मुंबई के विस्लिंग वुड फिल्म स्टूडियो में सलीम आरिफ तलबा के उर्दू जबान के तलफ्फुज को बेहतर करने के लिए भी मेहनत करते हैं, ताकि मुस्तकबिल में उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने में आसानी हो। सलीम आरिफ के अदब के हवाले से उनके छपे हुए काम बहुत कम हैं। उनका मानना है कि उर्दू जबान को किताबों से ज्यादा स्टेज पर जिंदा रखना जरूरी है। सलीम आरिफ का मानना है कि ये वक्त उर्दू जबान के लिए बेहतरीन और मौजू वक्त है। सलीम आरिफ की शख्सियत पर लखनऊ का बड़ा असर रहा, और उनकी शख्सियत में आज भी लखनऊ रचा बसा है। सलीम आरिफ उर्दू का जदीद थिएटर कर रहे हैं। गुज़िश्ता 15 साल में सलीम आरिफ ने नादिरा बब्बर, गुलजार और नसीरुद्दीन शाह के हमरा जदीद उर्दू थिएटर को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया है। सलीम आरिफ ने गालिब और फैज जैसे शोरा को स्टेज पर नए अंदाज में पेश किया। सलीम आरिफ हर माह मुंबई के पृथ्वी थिएटर में उर्दू के फरोग के लिए उर्दू महफिल का इनेकाद भी करते आ रहे हैं। टेलीविजन और फिल्म के लिए उन्हें बड़े अवार्ड्स तो नहीं मिले, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनकी इज्जत और पजीराई उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। सलीम आरिफ को 2006 में हिंदी उर्दू थिएटर की खिदमत के लिए भरतेंदु हरिश्चंद अवार्ड मिला। वहीं 2008 में विश्व सेवा सम्मेलन ने हिंदी सेवा सम्मान से भी नवाजा। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2009 में उर्दू अदब अवार्ड के एजाज से सरफराज किया। जो उर्दू का रिवाइवल आज आप देख रहे हैं सिनेमा में, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस सूफी मूवमेंट का भी है जो 90s में हमारे यहाँ शुरू हुआ था। और ख़ास तौर से अगर आप देखें तो गाने दिल से में गुलजार साहब ने जब शुरू किया है, यार मेरा खुशबू की तरह है जिसकी ज़बान उर्दू की तरह, तो उर्दू को लेकर एक ख़ास रवैया जिसे कहना चाहिए इख्तियार करना लोगों ने शुरू किया। और अब तो बतौर शौक़ इस्तेमाल करते हैं। अब समझ में नहीं आए तो भी एक आध लफ्ज़ फ़ारसी का इधर उधर से ढूंढ के मुश्किल सा ले आते हैं कि भाई इससे कुछ फ्लेवर आ जाए। कहते एक सूफियाने रंग का गाना कर दीजिए। तो सूफ़ी जो मांग रहा है ना उसको पता है, जो दे रहा है शायद उसको पता है या नहीं, लेकिन 2-4 लफ्ज़ उसमें ऐड करके उसको एक फ़ील दे देते हैं। लेकिन उसके सहारे उर्दू का फ़ायदा ये हो रहा है कि अल्फाज चलन में आ रहे हैं, ज़बान चलन में आ रही है, और जो नई उम्र की पौधे 18 से 20-22 के उम्र के जो बच्चे हैं वो पूछते हैं साहब ये फायकुन का क्या मतलब है, बिकॉज वो रणबीर कपूर को गाते हुए देखते हैं तो अच्छा लगता है, बिकॉज उसने एक तरह से क्यूरियोसिटी डेवलप की है आपकी लैंग्वेज की तरफ।
उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। और ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़रिए शुरू किए गए कोर्सेस उर्दू तलबा की कामयाबी का ज़ामिन बनते जा रहे हैं। जी हाँ जिलानी, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़रिए इंतज़ाम भोपाल में चलाए जा रहे कौमी काउंसिल के कैलीग्राफी सेंटर में तलबा की इस कदर तादाद होती है कि MP उर्दू एकेडमी को काउंसिल से इजाफी सीट तक का मुतालबा करना पड़ता है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि भोपाल में कैलीग्राफी का सेंटर कौमी काउंसिल के ज़रिए 15 साल कबल शुरू किया गया था, जहां तलबा इस फन को सीख रहे हैं और रोजगार हासिल करने के लिए मुस्तकबिल की राहें हमवार कर रहे हैं। कैलीग्राफी एक कदीम हुनर है। मुगलिया दौरे हुकूमत में इस फन को खूब फरोग मिला। मुल्क में मुगलिया अहद में जो तारीखी इमारतें तामीर की गई हैं, वो न सिर्फ फन तामीर का बेहतरीन नमूना है, बल्कि इसमें जो कतबात लिखे गए हैं वो फन खत्ताती का बेहतरीन नमूना है। आज़ादी के बाद जब ये फन मकफूद होने लगा तो कौमी काउंसिल ने इस फन को जिंदा रखने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कैलीग्राफी एंड डिजाइनिंग सेंटर को कायम करना शुरू किया। इसी अमल के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैलीग्राफी का एक सेंटर कायम किया गया। कैलीग्राफी सेंटर के क़याम के बाद यहाँ के लोगों में किस तरह की बेदारी आई है, इसके बारे में MP उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी और कौमी काउंसिल के रुकन डॉक्टर नुसरत मेहदी कुछ इस तरह बताती हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में जो कैलीग्राफी सेंटर है, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर निगरानी 2000 से चल रहा है, क्योंकि इसमें एक हुनर को डेवलप करने का पूरा प्लान होता है, पूरे 2 साल का कोर्स होता है। तो इस हुनर की अहमियत को कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने पहले समझा और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने ये कोर्सेज़ दिए। फिर मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में 2000 में जब इसके बारे में ख़बर मिली तो हम कोर्स लिया, अकादमी ने भी कोर्स लिया। और जब यहाँ बच्चों ने और कई बैचेज़ निकले एक दो, और उसकी अहमियत उस वक्त और पता लगी कि जब लोगों ने ख़ुद सीखने के बाद इसके सेंटर्स, लड़कियों ने ख़ास तौर से अपने घर के साथ सेंटर्स शुरू किए, कुछ बच्चों को सिखाना शुरू किया, तो फिर हमने इसको कंटिन्यू किया। तो जाहिर है कि जो हुनर है उसकी हर दौर में अहमियत है, इस दौर में भी अहमियत है, तो हम इसको कंटिन्यू किए हुए हैं। कौमी काउंसिल का कैलीग्राफी सेंटर जब भोपाल में कायम किया गया तो इब्तिदा में इसकी कामयाबी को लेकर लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों में इस फन को लेकर बेदारी आई, लोग इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए खुद ब खुद आगे आने लगे। और अब तो इस कोर्स की इफादियत तलबा और उनके वालिदैन पर इस तरह से वाज़ेह हो चुकी है कि तलबा के लिए फॉर्म्स कम पड़ जाते हैं और एकेडमी के जिम्मेदारान को इसके लिए काउंसिल से अलहदा से फॉर्म मंगवाने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर इंतजाम चलने वाले इस कोर्स की कामयाबी को देखते हुए अब सूबे के दूसरे हिस्सों से भी इस कोर्स को लेकर मुतालिबे शुरू हो गए हैं।
मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर इंतजाम काउंसिल के कैलीग्राफी सेंटर में तलबा और तालिबात बड़ी तादाद में आते हैं और इन्हें इस खूबसूरत फन को सीखने के लिए काउंसिल की जानिब से कैलीग्राफी के एक माहिर को रखा गया है। एकेडमी के ज़ेर इंतजाम 15 साल कबल भोपाल में कैलीग्राफी का सेंटर कौमी काउंसिल के जरिए शुरू किया गया था। इस फन को सीखने के बाद बहुत से तलबा रोजगार से वाबस्ता हो गए हैं। तलबा की कामयाबी और उनकी खुद कफील जिंदगी को देखते हुए ही दूसरे तलबा इस फन को सीखने के लिए बड़ी तादाद में एकेडमी से रुजू कर रहे हैं। मैं उर्दू कैलीग्राफी की क्लास सीख रही हूँ यहाँ पे उर्दू एकेडमी पे लास्ट 1 मंथ से। कैलीग्राफी की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर मुझे किसी और फील्ड में जाना है, एमएससी तो है बट उसके अलावा भी कुछ और फील्ड में जाना है तो मैं उसमें जा सकती हूँ। इसके ज़रिए आगे किताबें वगैरह लिख सकती हूँ और अगर मैं टीचिंग भी करूँगी तो उर्दू तो सब्जेक्ट है मेरा, तो मैं उर्दू में भी अच्छी टीचिंग कर सकती हूँ। उर्दू से एम कर रही हूँ, इसलिए सोचा कि कैलीग्राफी करी जाए तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा। लास्ट 1 मंथ से आ रही हूँ, काफ़ी कुछ सीख लिया है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ा रहेंगे और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मुझे बहुत शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि ये जनरेशन के अलावा भी आगे आने वाली जनरेशन हमें देखकर सीखे, नहीं तो अगर हम नहीं सीखेंगे तो ये आगे तक के नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए हम इसको बेहतर से बेहतर सीख कर और आवाम को ये बताना चाहते हैं कि कितना बेहतरीन फ़न है। कुछ अलग करने की चाहत है, होती है हर इंसान में, इसकी वजह से हम ज्वाइन किया हमने और हम आगे चलकर बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छी चीज़ हम यहाँ अंदर आ जाए। कैलीग्राफी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उर्दू लिखने का बहुत शौक़ है। वैसे मैं कैलीग्राफी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी हो और आगे जाके अगर टीचर का अगर जॉब करना हो तो मैं उर्दू का ही टीचर बनना चाहूँगा, तो इसी वजह से मैं यहाँ कैलीग्राफी कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी भोपाल में काउंसिल का जो कैलीग्राफी सेंटर चलाया जाता है, इसमें वो तलबा और तालिबात कैलीग्राफी का फन सीख रहे हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं। तलबा का मानना है कि इस फन को सीखने के बाद उनकी जिंदगी में जहां एक डिसिप्लिन आ जाता है, वो रोजगार से भी वाबस्ता हो जाते हैं। एकेडमी के ज़ेर इंतजाम काउंसिल के दूसरे कोर्स भी भोपाल में चलाए जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर कोर्स के अलावा उर्दू और फारसी जबान के सीखने के मराकिज भी शामिल हैं। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से काउंसिल की मतबात बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। लिख चुके हम जा चुका खत, गर यही हालत रही, हाथ में आया कलम और शौक का दफ्तर खुला। ये शेर फानी बदायूनी का है। शेर में फानी अपनी जहनी कैफियत का इजहार करते हुए कहते हैं कि अब तो हमसे न खत लिखा जाएगा और न वहां पहुंच पाएगा जहां इसे पहुंचना मकसूद है, क्योंकि जब भी हम लिखने बैठते हैं जहन कलाची मारने लगता है और हर उस शय पर तबा आजमाई शुरू हो जाती है जो हमें पसंद है।
उर्दू ज़बान व अदब की खुशबू सिर्फ किताबों के औराक तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि अखबारात, रसायल और सिनेमा के साथ साथ टीवी के जरिए भी उर्दू हमारी जिंदगियों से वाबस्ता है। जी हाँ है ना, बिल्कुल। जहाँ तक सिनेमा की बात, तो फिल्मों की कहानी, मुकालमे और नगमे शुरू ही से उर्दू की चाशनी में डूबे हुए हैं। जी हाँ जिलानी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी फिल्मों के जादुई नगमे आज भी दिलो दिमाग पर इतना असर डालते हैं कि रूह तक सरशार हो जाती है, मुअत्तर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए एक फिल्म गुमराह का खूबसूरत नगमा देखते हैं और खो जाते हैं उन पुरानी यादों में। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पैगाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पैगाम आया था, आपको देख के वो अहद। इस नगमे में जिन मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है वो हैं नाशाद और अहद वफा। नाशाद के माने दुखी होने के हैं, जबकि अहद वफा का मतलब है निभाने का वादा। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान